एक्चुअली जब मैं 16 साल की थी तब मेरे को हार्ट अटैक हुआ था। 2009 की बात है। ये अटैक का रीज़न यही था कि जब मैं 12th में स्टडी कर रही थी, मेरे कॉलेज के पास कुछ आर्मी ग्रुप आए हुए थे। उनमें से एक 28 साल का लड़का था, वो आर्मी में ही जॉब करता था। तो उसने कॉलेज के पास देखा तो उसने मेरी फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया। मेरी फैमिली सेड कि नो, बिकॉज आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम। तो उसके बाद जब मेरी फैमिली वालों ने नहीं माना, उसने तमाम कोशिश किया मेरी फैमिली को कन्विंस करने की। ड्रॉन्ग की हालत में फ़ोन करता था। ऐसे 1 साल उसने कंटिन्यू परेशान किया, पूरा 2008। तो उसके बाद जब फैमिली की तरफ से नाकाम रहा सब कुछ, तो उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। उसको लगा कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी बहुत सारी कमज़ोरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था बचपन से मेरे पापा नहीं है। आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव अ वंडरफुल मदर। मेरे कोई भाई नहीं है और घर चलाने वाले फूफा थे। और मैं अपनी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही थी, उसको पता था। तो उसको लगा अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे शायद ये अब मेरी बातों में आ जाएंगे उसकी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। उसने मुझे बहुत सारा लालची भी काम दिखाया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास खूब सारा पैसा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने जब नहीं माना तो उसने एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी मेरे दोस्तों के साथ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि क्यों मेरी बात नहीं मानते हो। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि हाथ तो नहीं तो तुझे चप्पल से मारेंगे। तो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो मैंने ज़बरदस्ती छुपाया, तो उसको मैंने एक चाटा लगाया था। और वो मेरी चाटा उसके गाल पे नहीं बजा था, गले पे बजा था, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत लंबा था, आर्मी पर्सन था। तो उसके बाद मैं घर चली आई तो मैंने बहुत रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि रास्ते में वो हाथ पकड़ सकता तो वो कोई भी टच कर सकता बॉडी में। क्योंकि मैंने एसिड के बारे में कभी नहीं सुना था, रेप वायलेंस के बारे में सुना था, रेपेस्ट बहुत हो रहा था उड़ीसा में। तो ये मुझे डर था। मुझे धमकी दी अगर मेरे साथ नहीं जाऊँगी अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उस टाइम तक मैं उसको रेस्पेक्ट दे के बात कर रही थी एज ए आर्मी पर्सन। जब उसने मुझे इस तरह से धमकी दी तो मैंने बोला तुझे जो करना है कर ले, मैं मर जाऊँगी, तेरे साथ नहीं जाऊँगी। जब मैं ये कह के साइकिल में बैठने जा रही थी तो वो मेरे सामने बॉटल खोल रहा था। तो दैट टाइम आई वॉज ड्रेस की, क्योंकि नशे की हालत में वो हमेशा फ़ोन करता था। तो मुझे लगा कि वो ड्रिंक करने की, ड्रामा क्रिएट करने की चाह रहा है। तो इसकी बात को मैं इग्नोर करती हूँ। ये कह के जब मैं साइकिल में बैठा तो उसने मेरे सर पे एसिड थ्रो करना शुरू कर दिया। तो मैं उसको रोक नहीं पा रही हूँ, वो लंबा है। मेरे भाई ने उसको रोकने की कोशिश किया, मेरे भाई को उसने लात मार दिया। तो वहाँ से वो भाग गया, गाड़ी स्टार्ट में था तो गाड़ी में बैठा, चिल्ला के बोला कि तू मेरी नहीं हो सकता, मैं किसी की नहीं हो सकती। वहाँ से जब भाग गया, आफ्टर फ्यू सेकेंड रियल जो पेन होता है वो मुझे शुरू हो गया। मेरे बाल टूटने शुरू हो गए, मेरी स्किन पॉलिशिंग की तरह मेलों के टाइट होते जा रहे, धुआं निकल रहा था। तब भी मुझे पता नहीं चल रहा था उसने क्या डाला। मुझे यही लग रहा था उसने पेट्रोल या डीजल डाल के माचिस लगा के चले गए। तो फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया। वहाँ से मुझे घर से हॉस्पिटल लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे 1 घंटे के लिए नशे के इंजेक्शन लेके बड़े हॉस्पिटल भेज दिया गया। गर्ल्स के साथ कुछ होता है तो मोस्टली फैमिली का अक्सर तब भी दिखाई देता है कौन अपना कौन भरा है। द एक्सपेक्ट माई मदर, मेरी फैमिली ने सबने सोचा कि भगवान के भरोसे छोड़ देते, इसका इलाज हम नहीं करेंगे आगे 9 मंथ तक। क्योंकि उनको लगा कि मेरा चेहरा जल गई है, सांस चल रहा है, ब्लाइंड हो गई है, विकलांग हो गई है, तो बच्चा तो सांस चाहिए ना। तो भगवान के भरोसे छोड़ देते। उनको ये नहीं फील हुआ कि मेरे अंदर एक दिल है, मुझे दर्द होता है, मुझे जीना है, इस दर्द से बाहर आना है। तो वो ये नहीं सोचा, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करके घर में रख दिया। ऐसे 2009 से 2014 तक बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो जो सिचुएशन था मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशन था। तो 2009 से 2014 तक मैं बेड पे ऐसे ही पड़ी रही। तो फिर 2014 में मेरे एक सीनियर फ्रेंड की मदद से मेरी माँ ने मेरे को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराया। तो उसके बीच में फॉर्चुनेटली मेरे एक लड़के के साथ मुलाकात हुआ जो मेरे आज हस्बैंड है। एक स्ट्रेंजर बॉय बन के वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट बन के आए थे। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई, बहुत कुछ हुआ हॉस्पिटल में। तो उसके बाद
उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। जब मैंने फाइनली चलना शुरू किया तो फिर 2016 में मैंने चाव फाउंडेशन में ज्वाइन की। तो चाव फाउंडेशन ज्वाइन होने के बाद तभी मैं ब्लाइंड थी। फिर 2017 में मेरे आई ऑपरेशन हुआ लेफ़्ट साइड आँखों में। मेरा दूसरे इंसान का आँख लगा। जब आई ऑपरेशन हुआ तब मेरा एक ड्रीम था कि मैं जिस तरह से उड़ीसा से दिल्ली आई, मुझे उड़ीसा में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि 2013 में इंडिया में लॉ है एस्बेस्टस के ऊपर, बट उड़ीसा में इसका कोई इम्प्लीमेशन नहीं था। उड़ीसा में केसेस हो रहा था, ना इसके ऊपर अवेयरनेस था, ना किसी को जस्टिस मिल रही थी, ना किसी के केस को बाहर दिखाया जा रहा था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे काम करना है, बाकी लड़कियों के लिए मुझे भी हेल्प करना है, बाकी गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं जिनके ऊपर एसिड होता है। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि अगर मैं खुद जस्टिस नहीं पाऊँगी तो मैं किसी को जस्टिस दिलाने के लिए लायक नहीं हूँ, क्योंकि 2012 में मेरे केस को क्लोज कर दिया था पुलिस ने पैसा लेकर, उसके पुलिस को खरीद दिया था। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, आई रश्मि वापस आई थोड़ा सा, तो मैंने 2017 में मेरे केस ओपन किया। अब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो कश्मीर बॉर्डर पे जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो फिर सीएम साहब को टूटी, उड़ीसा के जो सीएम साहब है वो आज 24 साल से सीएम है, नवीन पटनायक सर को बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने आधे घंटे में मेरे ट्वीट का रिप्लाई दिया था और मैं उनसे मिली। तो जब उनके अंडर मेरे केस गए तो फाइनली मेरे केस ओपन हुआ 9 साल के बाद। तो उसको कश्मीर से लेकर वो कश्मीर से बाहर गया था कोलकाता में, उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो उसके बाद अभी रिसेंटली 11 मई को, मतलब पिछले महीने जो, उसको सज़ा मिली 14 साल की। ओके, तो ये आपकी पूरी चैलेंजेस थे जिसको आपने बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से आपने फेस किया, बहुत अच्छी तरीके से उसको फेस किया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो क्या मैसेज देना चाहती हैं अभी जो सर्वाइवर्स हैं, या फिर अभी जो हमारे केस में जो ये एसिड अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए आपके पास क्या मैसेज है? एक्चुअली हम जो क्राइम को रोकना चाहते हैं, पहले मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड कोई, मतलब जो क्राइम होती है एसिड में नहीं होता है। एसिड अच्छी चीज़ के लिए भी निकला गया है, लेकिन लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर एसिड का हम पूरी तरह से बैन भी कर देते हैं, लोग कुछ अलग से भी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। तो क्राइम यहाँ पे है और यहाँ पे है, इससे हमें निकालना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है ना, हमारी समाज में अगर किसी के साथ कुछ होता है, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सिस्टम, पॉलिटिशियन, सरकार को दोष देते हैं। हम क्या खुद की आवाज़ खुद बन के देते हैं। आज अगर मैं छावकी फाउंडेशन की तरफ से स्टॉपेज ब्रांच उड़ीसा के हैं, पूरी स्टेट का काम देती हूँ, वहाँ के सर्वाइवर्स के काम देखती हूँ, तो मैं पहले खुद को उस लायक एलिजिबल बनाया। अगर मैं खुद की आवाज़ खुद नहीं बनती, मेरे साथ जो हुआ, मैं 4 दीवार के अंदर यही सोचती, यही सोच के मर जाती, क्योंकि क्रिमिनल तो कभी जान से मान के लिए ऐसे नहीं डालता है। उसको पता है वो चेहरा पे टारगेट करता है, क्योंकि सोसाइटी ब्यूटी को इम्पोर्टेंट देता है। ब्यूटी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग देख रहे हो वर्ल्ड में जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनीज खोली, अच्छी चीज़ों की कंपनीज नहीं खोली, तो ब्यूटी की इम्पोर्टेंट है, तो वो चेहरे को टारगेट करता है। तो उसको पता है ये फाइट बैक नहीं कर पाएगी, सोसाइटी इसको इजीली रिजेक्ट करेगी। ऐसा ही होता है हमारे साथ, पहले सोसाइटी हमें रिजेक्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, बट इसको हमें अलग से प्रूव करना चाहिए, अपोजिट प्रूव करना चाहिए। तो उसके लिए खुद की आवाज़, वो कैसे, मेरे लिए बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन थे, क्योंकि बचपन से मैंने स्ट्रगल लाइफ देखा है। मेरे पापा जब नहीं थे, हम 3 बेटियां हैं, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि बेटियां हैं, बोझ है, तो बेटा हो जाती तो कुल रखा हो जाती, उनकी बोझ कौन बनाएगा। तो ऐसे बातें सुन के मैं बड़ी, जो मेरे पॉजिटिवनेस में थे ना, वो बचपन से ही है। तो आई हैव ए वंडरफुल मदर। मेरी माँ इतनी कोऑपरेटिव है, आज एक बेस्ट फ्रेंड की तरह वो हमेशा सपोर्ट किया। अगर मेरी माँ बचपन से ऐसा ना करता, शायद आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए लायक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव तरीके से बोला है। तो मेरी दिमाग में हमेशा यही सोच आज भी आते, वो ज़िंदगी भर आता रहेगा। हारने के लिए नेगेटिव को, खुद को नेगेटिव करने के लिए हज़ार बाजार काफ़ी है। सोसाइटी जिस तरह से हमें रिजेक्ट करता है, बातें हम लोगों को तो मरने के लिए वो काफ़ी है, लेकिन जीने के लिए एक वजह काफ़ी है, तुम गलत नहीं है। मैं गलत नहीं थी, ना गलत हूँ, ना कभी गलत होगी। तो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं क्यों खुद को हार मानूं? तो मैंने खुद की आवाज़ बनने की कोशिश की। भले ही चेहरा जल गया, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। मैं थोड़ा फिल्मी लड़की हूँ, मतलब हम हमेशा देखते हैं आसमान में बहुत सारे तारे चमकते होते हैं, लेकिन जब टूटा हुआ तारा टूटती है ना, उसको हम क्यों देखते हो आसमान पे। तो भले आज मेरा चेहरा जल गई हो,
तो मैं खुद को वो टूटा हुआ तारा के साथ तुलना करती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लोग आगे सोशल मीडिया में देखते लोग हारे हुए लोगों को हिम्मत मिलती है, डरे हुए लोगों को ताकत मिलती है। ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि किसी एक इंसान को मैं हिम्मत दिला पाते, उसको घर से बाहर निकाल पाते। ये मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन है।